वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसके इस पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बट क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय जो है उसके बारे में हमने ये बातें करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज दी गई है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर। तो हम पहले एक बार इन एक्टिविटीज को भी एक बार देख लेते हैं। इन एक्टिविटीज से हमें इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे। एक बार देख लेते हैं। फाइंड आउट, पहला क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट मोर अबाउट वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी फिगर्स यू हैव रेड अबाउट इन दिस चैप्टर। कौन कौन से रिवोल्यूशनरी फिगर्स देखे आपने? तो आपने एक मीराबाईयों को देखा था, अब्बेस सैय्यदस को देखा था, आपने उसको क्या बोलते हैं जैकोबिन को देखा था, और आपने नेपोलियन को देखा था। तो इन सब की आपको बायोग्राफी लिखनी होगी। ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। आपको क्या सर्च करना है, नेपोलियन, इन सब क्या, नेपोलियन के बारे में तो आपको यहाँ बता दूं, बट बाकी चीजों के बारे में आपको देखना है, उनको उनकी लाइफ के बारे में आपको जानना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी इन पर्सन के बारे में। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम ये आप करके ले आएंगे। ठीक है, आपका होमवर्क हो गया। अब आपको आपका सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये एक्टिविटी एक तरीके से, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सो द राइज ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स, डेज एंड वीक। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर्स का राइज किया, डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स ईच डे एंड वीक। हमने देखा था कि भाई सेंसरशिप हट चुकी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो इस वजह से न्यूज़पेपर्स जो है वो आ गए थे। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर ऑन एनी वन इवेंट एंड राइट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो आप जो है इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर लेके कोई भी एक आर्टिकल जो है इन पे लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है। आप अगर लिखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। यू कुड ऑल्सो कंडक्ट एन इमेजिनरी इंटरव्यू विद इंपॉर्टेंट पर्सोनेजेस सच एज मीराबाई, ओलंपी डे गोगस और रॉसबर्ग। तो जैकोबिन वाला है ये रॉसबर्ग। तो इन सबको जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको आराम से सारे की सारे जो है पर्सन है उनके बारे में नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3। और मेन चीज ये कि आप अकेले मत देखिए, जब भी देखिएगा तो या फिर इनको पढ़िएगा तो साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़िएगा। इससे क्या होगा, एक दूसरे को आप अच्छी तरह से बता पाएंगे हर एक चीज। ईच ग्रुप कुड देन पुट अप their articles on a board to produce a wallpaper on the French Revolution। और फिर जब आप इन सारे पर्सनल्स के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 1-2 पेजेस में लिखने का प्रयत्न करें। इनकी समरी लिखें, इस चैप्टर से हमने क्या समझा, इस चैप्टर से हमें क्या जानने को मिला, इसके बारे में आपको लिखना चाहिए। ये एथिक्स का हमारा रोल है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा होमवर्क भाई। अब आ जाते हैं हम किस पे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन सब साथ में देखते हैं। आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है क्या, उन सर्कमस्टेंसेस को जो आपको लीडिंग करती है टुवर्ड्स द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो आपको ये सारी चीजें जो है करनी पड़ती है। तो आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। ठीक है, तो आपको फ्रांस में आउटब्रेक के जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस बताने। तो हम चलिए आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। वहां हमें इस क्वेश्चन का सारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलिए आ जाइए। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ जाएगा, बट आपको आंसर जो है आराम से वहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आ गया हमारा दूसरा वाला, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये आउटब्रेक किस तरीके से और क्यों आया, ये आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आउटब्रेक क्यों आया उसके हमें सर्कमस्टेंसेस बताने।
तो ये तो हमारे कुछ ओल्ड रिजिम वगैरह की बात है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि इन फ्रांस द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the East State Generals, which would then pass his proposals for new taxes. ये आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप ये ना लिख करके ये लिखेंगे कि ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 ने जो है एक मीटिंग बुलाई इसी तरीके से ईस्ट स्टेट जनरल की, और उसमें प्रपोजल्स जो है वो रखे गए न्यू टैक्सेस के। अब अ रिच स्प्लेंडेड हॉल इन वर्साइल्स जो है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। द फर्स्ट यहां से लिखिएगा, इसके बाद द फर्स्ट एंड सेकंड ईस्ट स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other on sides, ठीक है। यहां तक भी आप लिख लेंगे। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। ब्रॉट विद देम, ये आप यहां तक लिख लेंगे। तो ये आपके जो है एक मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बताई, ये यहां से पहली सर्कमस्टेंस थी, दूसरी तीसरी आप यहाँ पे बना सकते हैं, और फिर हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप तीसरी सर्कमस्टेंस बता दें, चौथी या तीसरी होगी कि वोटिंग जो है वो हर स्टेट को एक वोट दिया जाता था, जबकि उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन उठाया थर्ड स्टेट वालों ने, उनकी डिमांड नहीं मानी गई, तो वो क्या करा, उन्होंने असेंबली से उठ के चले गए। जब किंग ने मानी नहीं बात, तो क्या किया उन्होंने, भाई असेंबली से उठ के चले गए। ये देखिए, व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स दे लेफ्ट। तो ये एक और कारण हो गया आउटब्रेक से पहले का, आउटब्रेक आने का। और अब एक और सर्कमस्टेंस देखते हैं यहाँ पे। एक और सर्कमस्टेंस क्या था कि थर्ड स्टेट वाले क्या समझते थे, जो फ्रेंच नेशन को पूरी तरह इस तरीके से करते हैं, तो इस वजह से वो टेनिस कोर्ट में एकत्र हो गए और इस तरीके से पावर्स ऑफ द मोनार्क करने की कोशिश कर दी। तो ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद आपको ये और चीजें लिखने की जरूरत है। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस थी जो मैंने आपको बताई, तो ये आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। यहां से कोई परेशानी है? चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आंसर हमें मिल गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इनमें से भी एक दो पॉइंट्स आप उठा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट जो है वहां पे लिख के आए, बट मेन चीज ये उस पॉइंट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सब हमारे अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिए सब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। वे रिवॉल्यूशन से कौन सी फ्रेंच सोसाइटी जो है उसको बेनिफिट प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। तो आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, मिडिल क्लास को होगा। मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को ही होगा, तो यहाँ पे मिडिल क्लास आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिवॉल्यूशन। अगर आप समरी देखेंगे तो उसमें भी ये लगेगा कि मिडिल क्लास के पास ही थोड़े बहुत पैसे थे, तो उनकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ, उनका तो और दूसरों का तो नंबर ही नहीं आया। विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, मतलब किन को फोर्स किया गया कि भैया अपनी पावर त्याग दो। तो नोबल्स को आप जानते हैं, नोबल्स को बोला गया था, क्लर्जी लोगों को बोला गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोबल्स को बोला गया तो आप अपनी अपनी पावर्स त्याग दो, फोर्स किया गया उनको। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, कोई ना कोई पार्ट में आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये हमने पढ़ा रखा है बुक में ही। विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब कौन सी सेक्शन था सोसाइटी का जो डिसअपॉइंटेड था, आपको याद होगा मैंने बताया था वुमन डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला था,
राइट्स भी नहीं मिले थे, जो मैन को मिले थे वुमेन को नहीं मिले, तो वुमन जो है वो डिसअपॉइंटेड थी भाई, कि ना तो उन्हें राइट मिल रहे हैं ना ही कुछ मिल रहा है, तो वुमन यहाँ पे डिसअपॉइंटेड थी। ये आपको समझने में आया? ये जो है आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया भाई। चलिए ये हो गया, अब आगे देखें। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी को डिस्क्राइब करना है, दूसरे वर्ल्ड, कोई दूसरा वर्ल्ड है आसपास का, उसके लोगों के लिए, कब? 19th और 20th सेंचुरी। इसका मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी लेगेसी कौन कौन से दूसरे देशों तक, वर्ल्डों तक पहुंची, 19th और 20th सेंचुरी, वो बताना है। तो आपको ये आंसर यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको बताऊँ। आ जाइए यहाँ पे ये देखिए, ये कंक्लूजन में आपको दिया हुआ है। कंक्लूजन में देखिए, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. तो sovereign nation state जो है उसकी बात हो रही है। टीपू सुल्तान की बात चल रही है, अब इसकी राज चल रही है भाई टीपू सुल्तान। एंड राम मोहन राय जो है, अब उसकी बात भी देख लीजिए भाई, राम मनोहर राय या फिर राम मोहन राय जो है किस तरीके की चीजें किया करते थे। आर टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रेस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो जो रिवोल्यूशनरी फ्रांस था उससे जो आइडियाज आ रहे थे उनमें इन दोनों का रोल था, ये मैंने आपको बताया। तो वहां से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका जो है नेक्स्ट जो वाला जो क्वेश्चन बताया अभी मैंने, उसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ड्रॉ अप, फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। तो सबसे पहली बात तो फ्रीडम की बात इसने करी थी, नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी फ्रीडम की बात। तो वो वाले हमारे फ्रीडम में कौन से 19 आर्टिकल में दिए हुए, आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ऐसी फ्रीडम दी हुई, उनकी बात। फ्रीडम के बाद इसने लिबर्टी की बात करी थी, आर्टिकल 21 में भी दिया हुआ है लिबर्टी के बारे में। और कुछ राइट्स थे, राइट्स ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। जिनसे यूएसए का बाद में जाके बिल ऑफ राइट्स भी आया था। तो इन सब चीजों से राइट्स की बात करी गई थी। ठीक है, तो उन सब से अगर हम देखें तो हमारे आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात हुई थी। तो ये सब की बातें आर्टिकल 21, तो इन सब की बातें करी गई। ये मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स बता दिए। अब ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स और कुछ राइट्स आप देख के आएंगे आपके होमवर्क के लिए। कहां पे? आपके होमवर्क में आप जो है कुछ और राइट्स देखेंगे। ठीक है, आपके होमवर्क में क्या देखेंगे आप? कुछ और राइट्स देखेंगे और उन्हें देखेंगे कि कौन कौन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ सकते, उनको आप मिलाने का प्रयत्न करेंगे। सारे राइट्स तो नहीं आएंगे, कुछ कुछ आएंगे। मैं आपको ये आर्टिकल बता रहा हूँ, उसमें कुछ कुछ राइट्स आएंगे जो हमारे ओरिजिन जो है उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो आप देख लीजिएगा फ्रांस हमने क्या क्या अडोप्ट किया। आप ये देखिए फ्रांस हमने कौन कौन से राइट्स अडोप्ट किए, आप उनकी एक लिस्ट बना के यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स were beset
विद कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब जो यूनिवर्सल राइट्स था ना का जो मैसेज था वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ था। वो उसमें जो है कई तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस थे मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स में। तो मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स किस तरीके का था भी वो आपको देख के लाना है। ये आपका होमवर्क ही है, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें बताना है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते यूनिवर्सल राइट्स से, जो ह्यूमन राइट्स है हमारे, जो डिक्लेरेशन राइट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनसे कौन कौन से राइट्स जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो आपको बताना है। क्योंकि राइट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी है, तो राइट दे दिया और फिर लिमिटेशंस भी दे दी तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो इस तरीके के आपको क्या देने, आंसर देने, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ये आप होमवर्क में करके लाइएगा, देखते हैं कौन कौन सही करके लाता है। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट देख ही लीजिएगा और आप यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स भी देख लीजिए। अब हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। अब आप ये देखिए नेपोलियन को, नेपोलियन जो है वो हम यहां से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेपोलियन है ना उसके बारे में हमें कंक्लूजन में दिया हुआ। अब आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप नेपोलियन का जो राइज है वो एस्टेब्लिश करेंगे। चलिए देखते हैं कंक्लूजन में जो हमने देखा था। तो नेपोलियन का राइज आप सबको पता है तो किस तरीके का होता है। नेपोलियन जो है वो एक तरीके से एक आर्मी में था। तो किसमें था? वो आर्मी में था। आर्मी में, जेकोबिन की आर्मी में और इन सब की आर्मी में जो वो कई तरीके से रहा था। अब उसे जो है एज ए लिबरेटर लोग देखते थे। लोग ये कहते थे कि अब जो आजादी दिलाएगा हमें इन सब से वो है हमारा नेपोलियन, क्योंकि वो ऐसी बातें किया करता था। मगर जब वो सत्ता में आया 1804 में उसने अपने आप को जो है राजा डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम यहाँ के राजा हैं, ताजपोशी होगी। फ्रांस का राजा बन गया। कब बना? 1804 में। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर कर लिया, डिस्पोज कर दिया डायनेस्टीज को, ये सब किया। तो उसे क्या बोला जाता है? मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोला जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब वेट्स मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ये सब लेके आया। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर हु ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल, बट सुन नेपोलियन ने बता दी अपनी असलियत। जब ये सब हुआ बाद में जो वाटरलू का युद्ध हुआ उसमें नेपोलियन हार गया, और फिर उसकी जितनी भी आइडियाज थे लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज के, पार्ट ऑफ यूरोप एज एन इम्पैक्ट रह गया, मतलब वो मर गया मगर उसका जो इम्पैक्ट था वो रहा, सदियों तक बना रहा। क्योंकि नेपोलियन से डरता था कौन? ब्रिटेन भी डरता था नेपोलियन से, क्योंकि नेपोलियन कब ब्रिटेन को हथिया ले उसको खुद को नहीं पता था, और उसमें वो भारत की सहायता भी चाहता था ताकि उसे असला बारूद मिल सके। अब बाद में नेपोलियन जो है फिर इस तरीके से खत्म हो गया, हार गया, मार दिया गया और जेलों में बंद कर दिया गया और ये खत्म हो गया। तो ये हमारा नेपोलियन बोनापार्टे, ये आप बता सकते, ठीक है। ये हमने हमारे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो इस तरीके से हमारे जो 6 के 6 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। तो जो 6 के 6 क्वेश्चन है वो अब हो चुके हैं। अब हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि हमें पता लग सके कि और भी क्वेश्चन अगर कहीं बनते हैं तो वो आंसर हम दे पाए। मैंने आपको ये इमारत बताया था, ये भी बता दिया था मैंने आपको, ये एक्टिविटीज यहाँ पे दी हुई है, ये भी मैंने आपको बताया था एमेंसिपेशन का। मैंने आपको ये नहीं बताया था
है ना। ये हमारा सोर्स है जिससे हमें प्राप्त होती है कुछ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन 1793 तो जैकोबिन पॉलिटिशियन था जैकोबिन का, चोमेटे sought to justify the closure of women clubs on the following grounds। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब जैकोबिन की गवर्नमेंट आई, रीजन ऑफ टेरर आया, तो वुमेन के जो क्लब्स है उनको बंद करा दिया गया। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो वुमेन के क्लब्स बनाने की इजाजत दी थी उसे इन्होंने बंद करा दिया। तो चोमेट जो उनका पॉलिटिशियन था ना जैकोबिन का, उसने जस्टिफाई किया कि भाई जैकोबिन ने एकदम सही किया। किस ग्राउंड पे? हैज नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू मैन, हैज शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज। कैसी बात कर रहा है देखो, ये बोल रहा है कि डोमेस्टिक ड्यूटीज क्या मेन करते हैं? क्या बेबीज मेन पैदा करते हैं? नहीं ना। तो ऐसी बातें करके ये जैकोबिन बता रहा है कि इनकी क्या मेंटालिटी थी। इनकी मेंटालिटी बहुत खराब थी। इनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि वुमन जो है वो हाउस होल्ड में ही रहना चाहिए और मैन जो है उसको ही बाकी सारे काम करने चाहिए। वुमन की जिम्मेदारी केवल हाउस होल्ड संभालनी। ये जैकोबिन थे, क्योंकि लेस प्रोस्परस थे, वैसे भी लोग इनके बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनकी विचारधारा ही बड़ी खतरनाक थी। इसी वजह से इन्हें रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये हमने अब पढ़ा है। तो चोमेटे के बारे में ध्यान रखिए, ये जस्टिफाई करने की बात करता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि ओलंपी दे गोगरगेस के कुछ डिक्लेरेशंस थे। ये देखिए, इसके बारे में मैंने बताया था कि वुमन के लिए सारी चीजें, एक्टिविटीज, ये देखिए वुमन के ग्रुप्स, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपसे यहाँ पे एक और चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई, ये आप देख लीजिए, फिर हमारा चैप्टर एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, फिर सब कुछ हम कर चुके हैं, एक एक कॉलम कर चुके हैं, एक एक पॉइंट कर चुके हैं कि व्हाट इज लिबर्टी टू कन्फ्लिक्ट व्यूज। लिबर्टी में दो दो लोगों के दो दो चीजें बचेंगी। रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट है कैमिली डेसमोलिन ने लिखा है 1793 में, ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। तो रीजन ऑफ टेरर के बीच में उसे जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था, क्योंकि लिबर्टी पे बोल रही थी, बहुत कुछ जैकोबिन के खिलाफ बोल रही थी। सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड, वो लिखती थी, which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity। कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि लिबर्टी एक चाइल्ड की तरह है, जिसे कई तरीके के फेजेस से गुजरना पड़ता है डिसिप्लिन में आने के लिए, मेच्योरिटी आने से पहले। क्वाइट द अपोजिट, मेच्योरिटी क्वाइट द अपोजिट है कि लिबर्टी जो है हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। और लिबर्टी जो है वो हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस से आती है। ये कहा था किसने? कैमिली ने। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय बुलेटिंग देम। तो क्या आप सबको बुलेटिन करके या सबका गला काट के उनकी आवाज को दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हैज एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस? Would it be possible to bring a single person to the sackfold without making 10 more enemies among his relations and friends? तो उसका यही कहना था कि लिबर्टी जब भी होगी कोई ना कोई आपका एनिमी जरूर होगा। ठीक है, तो ये कैमिली का कहना था। और इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये हमने लास्ट पॉइंट था जो एक बचा हुआ था, जो हमने देख लिया। सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसे करिएगा, उससे आपको इस लेसन के बारे में और नॉलेज मिलेगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।